बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय विज्ञान। उसमें आपका पाठ 12 है पादप में जनन। पादपों के अंदर क्या करना है बेटा, जनन है। वो क्या करते हैं, अब आपने देखा बेटा कोई भी जीव हो या पादप हो अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं ताकि उनका वंश क्या हो, बढ़ता जाए पीढ़ी दर पीढ़ी। सबसे पहले हम देखेंगे जनन क्या की परिभाषा के जनन का अर्थ क्या होता है। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर परिभाषा लिखी है, माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, माता पिता से संतति का जन्म। आपने देखा है जैसे हम कोई भी गुलाब है तो उसके जैसा ही दूसरा पौधा उगता है ना, आपके मम्मी पापा उसके जैसे ही आप लगते हो। तो माता पिता से जो भी संतति का जन्म होता है वो क्या कहलाता है बच्चों, जनन कहलाता है। तो जनन आपको समझ में आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस पाठ में कि जनन के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के द्वारा पादप कैसे जनन करते हैं। यहाँ हम पादपों में जनन के बारे में बात करेंगे। तो देखो अब पादपों के अंदर सबसे पहले हम देखते बेटा कायिक भाग होता है और जनन अंग होते हैं। ठीक है, दो होते हैं, एक कायिक अंग होते हैं और जनन अंग होते हैं। तो जो कायिक अंग होते हैं वो क्या होता है, किसी भी पादप की जड़, तना और पत्ती, इनको हम क्या मानते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, कायिक भाग या कायिक अंग। और पुष्प के अंदर पादप के अंदर जनन अंग कौन सा होता है बच्चों, पुष्प। कौन सा होता है, पुष्प। पुष्प ही क्या करता है, आगे फल का निर्माण करता है। तो जनन अंग किसमें होंगे, पुष्प में, और कायिक अंग हमारे कौन से, उसकी जड़, तना और पत्ती। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद है आपका जनन। जनन के दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है अलैंगिक जनन, दूसरा आपका होता है लैंगिक जनन। तो परीक्षा में बच्चों आपको अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर पूछते हैं। तो अब सबसे पहला हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन के बारे में। तो देखो अलैंगिक जनन क्या होता है बेटा, पादप बिना बीजों के ही, मतलब जो नया पादप बन रहा है वो किसी भी बीज के बिना नए पादप को उत्पन्न करते हैं। हम उन्हें क्या कहते हैं बेटा, अलैंगिक जनन। इसके अंदर किसी भी तरह के बीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, अलैंगिक जनन के अंदर। जैसे अब गुलाब है तो गुलाब में हमको बीज की थोड़ी ना जरूरत पड़ती, हम उसकी कलम का उपयोग करते या नहीं करते। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमको किसी भी बीज की आवश्यकता नहीं होती। वैसे आपको क्या होता है बेटा, लैंगिक जनन में दोनों जनक होते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है बेटा, दोनों जनक, मतलब नर जनक और मादा जनक होने जरूरी है। समझ में आया। तो देखो अब अलैंगिक जनन के भी क्या है बेटा, प्रकार है कि अलैंगिक जनन भी अलग अलग प्रकारों से होता है। उसमें आपका पहला प्रकार है कायिक प्रवर्धन। क्या है बेटा, कायिक प्रवर्धन। नाम से ही पता चल रहा है, कायिक मतलब कायिक भागों से हो रहा होगा। ठीक है, कायिक प्रवर्धन किससे हो रहा है, कायिक से। जैसे कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती अथवा कली से नए पादप का निर्माण होता है, हम उसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। मतलब कायिक भागों से होने वाले प्रजनन को हम क्या कहते हैं बेटा, जनन को अलैंगिक जनन के अंदर कायिक प्रवर्धन। जैसे आपने देखा होगा बेटा, आपने इस तरह आलू देखे, आपके घर में सबने आलू देखे है ना, आलू कुछ दिन तक रह जाता है तो उसके ऊपर बेटा कुछ इस तरह से देखे ना आपने, कुछ इस तरह से क्या हो जाती है, मुकुलन निकलने लगते, कलियां निकलने लगती, निकलती है नहीं, हम इसको क्या बोलते हैं, आलू की आंख। तो क्या बोलते हैं बेटा, आलू की आंख। यदि आप इसको इतना टुकड़ा काट कर क्या करो, बो दो, तो वो नए आलू में क्या हो जाता है बेटा, परिवर्तित हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, कायिक भाग से कर रहे हैं। दूसरा आपने गुलाब देखा होगा बेटा, गुलाब की डंठल भी कुछ इस तरह से होती है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं बेटा, उसको बोलते हैं कलम। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, कलम आपने देखा है ना, जैसे क्या करते हैं, हमारे गुलाब की जो नीचे की डंठल होती है उसके हमें ना उसमें से कलम को काट देते हैं बीच में से, और उसको हम क्या करते हैं, मिट्टी में रोपते हैं। तो ये भाग हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, तना। कौन सा भाग हो जाएगा, तना। तो तना हमारा कौन सा भाग था बेटा, कायिक भाग। उसके बाद आप देखो किसी के अंदर क्या होती है बेटा, मूलें भी निकलती है, मतलब जड़ भी होती है। एक आपका है बायोफ्लिम। देखो यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है, पत्थर चट्टा बायोफ्लिम। उसकी जो पत्तियां होती है बेटा, इसकी जो ये पत्तियां होती है, इसके ऊपर नई पत्तियों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, और ये नई पत्तियां
कागज या फिर नए बायोफिल्म का निर्माण करती है। तो पत्ती भी हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा, कायिक। तो आपको समझ में आया कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, जो कायिक भागों से होता है। समझ में आया बेटा। उसके बाद आपका दूसरा है मुकुलन। अब आपने बेटा ईस्ट का उपयोग देखा होगा बच्चों, है ना, बेकरी वाले ईस्ट का उपयोग करते हैं खमीर उठाने के लिए। तो ईस्ट हमारा क्या है, एक जीव कोशिका है ना, एकल जीव कोशिका है। ईस्ट हमने पहले वाले में पढ़ा है कि ईस्ट हमारे क्या है, एकल जीव कोशिका है। तो ईस्ट क्या करते हैं बेटा, मुकुलन के द्वारा क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे पहले हम चित्र से पढ़ते हैं, ईस्ट की एक कोशिका है, वो एकल जीव का। इसमें क्या होता है, बाद में यहाँ पर क्या होता है बेटा, एक छोटा सा मुकुल निकलता है। क्या होता है, एक छोटा मुकुल, एक कली होती है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, मुकुल नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, मुकुल। एक कोशिका क्या होती है, मतलब एक छोटा सा भाग ईस्ट कोशिका के बाहर होता है। फिर ये छोटा सा भाग क्या करता है बेटा, ये है, फिर ये छोटा भाग है, फिर वो बढ़ता जाएगा, फिर वो क्या करेगा, और बढ़ता जाएगा, और फिर ये अलग होकर इससे क्या हो जाता है, मातृ कोशिका से अलग होकर एक नए ईस्ट का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है बेटा, मुकुलन के द्वारा। इसलिए इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, मुकुलन। देखो, ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटा बल्ब जैसा प्रवर्त, अब ये देखो छोटे बल्ब जैसा है बेटा, इस प्रवर्त को क्या कहा जाता है, मुकुल। इस प्रकार नए जीव की वृद्धि मुकुल से होती है। इसलिए क्या हो रहा है बेटा, मुकुल से नया जीव बन रहा है, ये आगे विभाजित हो जाएगा और क्या करेगा, वापस से एक ऐसी ईस्ट कोशिका बना देगा। ये अलग होकर क्या हो जाएगा, नई ईस्ट या नया ईस्ट कोशिका का निर्माण कर देगा। तो ये हमारा किसके अंदर आ जाएगा, मुकुलन के अंदर। तो आपको मुकुलन समझ में आया। ऐसे आप दूसरे भी और भी उदाहरण देख सकते हो, लेकिन ईस्ट इसीलिए गया है क्योंकि इसमें हम उसको नोट कर सकते हैं। कैसे, इसके लिए आप क्रियाकलाप कर सकते हो। आप बेकरी जाकर क्या कर सकते हो, जो किराने की दुकान होती है, उस किराने की दुकान पर आप उनसे यूँ मांगेंगे हमको ईस्ट दीजिए, ड्राई ईस्ट देंगे आपको, सूखा ईस्ट का पाउडर। उसको आप घर पर लाकर थोड़े से गुनगुने पानी में और उसमें शक्कर डाल के उसमें डालिए, तो आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो क्या करता है, जनन करना शुरू करता है, और उसका जो माप होता है वो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रियाकलाप से भी आप देख सकते हो। उसके बाद आपका तीसरा है खंडन। तो देखो, शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित होते हैं। अब ये शैवाल बेटा आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, शैवाल का एक प्रकार है नील हरित शैवाल, वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, आपने बारिश के टाइम पे तालाबों के आसपास देखा बेटा, जिसको हम काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, काई। तो वो काई क्या है, आपकी एक तरह का शैवाल है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर शैवाल लिखा है। उसको क्या बोलते हैं, शैवाल, जो नील हरित होती है। दो या अधिक खंडों में विभाजित होते हैं। ये खंड नए जीव का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं। देखो, उसकी कोशिका कुछ इस तरह की होती है। अब ये दो समान भागों में बढ़ सकते हैं, 3 में भी बढ़ सकते हैं, 4 में भी बढ़ सकते हैं, और एक अलग खंड क्या करता है, नए जीव का निर्माण करता है, नए शैवाल का निर्माण करता है। तो इसमें देखो आपका द्विखंडन और बहुखंडन। खंडन के भी दो प्रकार होते हैं बेटा, आपके बुक में भी है, लेकिन मैं बता देती हूँ। एक होता है द्विखंडन, एक आपका होता है बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन में 2 होते हैं और बहुखंडन में उसके ये 2 से ज्यादा, और वो सारे खंड क्या करते हैं, एक स्वतंत्र नए जीव का निर्माण करते हैं। तो वो प्रक्रिया किसमें आ जाती है बेटा, खंडन में। उसके बाद है आपका बीजाणु निर्माण। बीजाणु क्या होते हैं बेटा, जैसे हमने देखा ना लैंगिक जनन में परागकण होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीजाणु होते हैं। आपने आपके घर पर ब्रेड और रोटी को देखा, बहुत दिनों की होती है और उसके अंदर काली काली फफूंद आ जाती है ना, देखिए ना, धब्बे पड़ जाते हैं काले हरे, तो वो क्या होता है बेटा, कवक होता है। ये जो कवक है वो जनन किससे करता है बेटा, बीजाणु निर्माण से। देखो, उसकी संरचना इस तरह होती है, ये कवक जाल है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है बेटा, ये बीजाणु धानी है। इस बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे बीजाणु, और ये बीजाणु क्या होते हैं बेटा, हल्के होते हैं, इसलिए ये वायु के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कठोर आवरण सुरक्षात्मक आवरण होता है, इसपे बीजाणु धानी जो होती है वो एक आवरण का कार्य करती है, और ये कठोर होती है। क्यों, क्योंकि ये बीजाणु
क्या हो, उसके अंदर सुरक्षित रहे। उदाहरण है मॉस और फर्न। अब ये बीजाणु धानी बेटा कठोर होती है, तो जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है, मतलब उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, तो ये बीजाणु धानी बीजाणुओं को सुरक्षित रखती है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है, जैसे नमी है, ताप मिल जाए उनको, नमी और ताप जब एक साथ मिल जाए, तो ये बीजाणु धानी क्या हो जाती है बेटा, फट जाती है। देखो आपको दिखाई दे रही, ये बीजाणु धानी क्या हो गई, फट गई, और ये बीजाणु उससे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए जो कवक वगैरह होते हैं वो बीजाणु निर्माण करके हम क्या करते हैं बेटा, जनन करते हैं। तो आपको समझ में आया बेटा अलैंगिक जनन के बारे में, हमने उनके प्रकार पढ़े। उसके बाद हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, लैंगिक जनन का। हम क्या करेंगे, उसका विस्तार से पढ़ेंगे। नोट डाउन कीजिए। तो बेटा आपका नेक्स्ट जनन कौन सा है, लैंगिक जनन। हमने अभी अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ा, उसके प्रकार पढ़े। अब हम पढ़ते हैं लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो बेटा ये पुष्प है ना, ये बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है, ये क्या है, उसकी पंखुड़ियाँ हैं, परागकोश है, अंडाशय। तो हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप में जनन अंग होते हैं। पुष्पों में भी बेटा जनन अंग होते हैं। कौन कौन से, पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर नर जनन अंग। ठीक है बेटा, जो पुंकेसर होते हैं वो पुरुष मतलब नर जनन अंग होते हैं, और जो स्त्री केसर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, मादा जननांग कहते हैं। अब देखो बेटा, फिर आपका आता है कि ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुरुष हो, या तो पुंकेसर हो, अथवा केवल स्त्री केसर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक लिंगी। एक लिंगी का मतलब होता है या तो उसके अंदर नर जननांग होगा या मादा जननांग होगा, दोनों में से एक पुष्प होता है। जिन पुष्पों में दोनों हो, पुंकेसर स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, द्विलिंगी। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। अब देखो बेटा मक्का, ये आप देखते हो ना, जो मक्का हम खाते हैं मकई बोलते हैं। पपीता जो होता है, ककड़ी होता है, या जो खीरा हम खाते हैं वो कैसे होता है बेटा, आपका एक लिंगी पुष्प होते हैं। जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे द्विलिंगी होते हैं। जो पिटूनिया वगैरह का जो पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा, द्विलिंगी। अब देखो यहाँ पर ये पुंकेसर है बेटा, ये पुंकेसर का चित्र है। क्या है, पुंकेसर। ये प्रतंतु है, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये प्रतंतु अंडाशय से जुड़ा हुआ है, तो ये प्रतंतु है। और उसके ऊपर क्या है, परागकोश, और इस परागकोश में क्या होते हैं बेटा, परागकण होते हैं। नीचे आपका स्त्री केसर का चित्र है, जहाँ वतिकाग्र होती है, जहाँ से वो पुंकेसर अंदर आते हैं परागकण, वतिकाग्र से होके अंडाशय, अंडाशय में क्या होते हैं बेटा, बीजांड होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों ही एक पादप पर उपस्थित होते हैं। अब ये क्या बोल रहे बेटा, नर और मादा दोनों एक ही पादप पर होते हैं, अथवा भिन्न भिन्न पादपों पर भी पाए जा सकते हैं। क्या आप पुंकेसर से परागकोश और तंतु को पहचान सकते हैं? तो हाँ, परागकोश में परागकण होते हैं। मैंने आपको ऊपर बताया बेटा, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पर परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बताते हैं। किसको बताते हैं बेटा, नर युग्मकों को। स्त्री केसर में क्या होती है बेटा, वतिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय होता है। अंडाशय में हमने अभी चित्र में देखा बेटा, एक से अधिक क्या होते हैं, बीजांड होते हैं। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मकों के युग्मनन से क्या बनता है बेटा, युग्मनज। अब क्या बोल रहे बेटा, लैंगिक जनन में जब नर जननांग का परागकण और मादा का अंडे मतलब ये जो युग्मक होते हैं उनका जब युग्मन होता है तो उससे क्या बनता है बेटा, युग्मनज। युग्मक मतलब क्या होता है बेटा, अंडा और नर का पुंकेसर, ठीक है, परागकोश। अब आता है आपका परागकण। क्या होता है बेटा, परागगण। सामान्यतः परागगणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होते हैं। जो परागकण होते हैं, परागण होते हैं, उसके अंदर क्या होता है बेटा, एक दृढ़ आवरण होता है ताकि उसको नुकसान ना हो और वह उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि देखो ये भाग कैसा है बेटा, धूप की साइड का भाग है, इस वजह से। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहकर ले जाए जा सकते हैं। जो परागकण होते हैं बेटा, आपने देखा है ना सूरजमुखी के बीज और इन सबको उड़ते हुए, तो जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत हल्के होते हैं। हल्के होने के कारण क्या होता है, ये वायु में या जल में बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये फूल के बाहर होते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो ये पुष्प के वतिकाग्र, देखो ये जो पुष्प की वतिकाग्र थी उसके ऊपर आ जाते हैं और वहाँ से कहाँ जाते हैं बेटा, अंडाशय में।
परागकणों का पराग कोश से पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानांतरण परागगण कहलाता है। क्या बोल रहे बेटा? परागकणों का पराग कोश से उस पुष्प के वृत्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागकण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्वपरागण। क्या कहते हैं? जब परागकण उसी प्रकार के वृत्तिकाग्र पर गिरता है, मतलब देखो जैसे ये क्या हो गया बेटा? स्वपरागण का उदाहरण है। ये पराग कोश है, उसमें से परागकण उसी वतिकाग्र पर गिरा तो स्वपरागण। पर परागण क्या होता है? इसका परागकण उसके दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर गिरे तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? पर परागण। जब पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वतिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर परागण। अब होता है बेटा निषेचन। परागण हो गया बेटा, अब निषेचन। निषेचन हमने देखा है बेटा मनुष्यों के अंदर और भी निषेचन होता है तो क्या बनते हैं? तो देखो, नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनन मतलब संयोग से बनी कोशिका क्या कहलाती है बेटा? युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मनन का प्रक्रम क्या कहलाता है बेटा? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन। नर और मादा युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है बेटा? निषेचन। युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है और फिर जो युग्मनज बनता है वो किस में निर्मित होता है बेटा? भ्रूण में। अब देखो जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है निषेचन, देखो ये अंड कोशिका है, ये अंकुरित हुआ परागकण यहाँ से आया, यहाँ आने के बाद उसने युग्मनज का क्या किया बेटा? देखो निर्माण किया। यहाँ एक केंद्रक था या दो केंद्रक बनकर क्या हो गई? नई कोशिका का निर्माण हुआ, मतलब किसका? युग्मनज का। फल और तो देखा बेटा निषेचन से किसका निर्माण हो रहा है? भ्रूण का। वो भ्रूण आगे किस में विकसित हो जाता है? बीज में और फल में। देखो अब फल और बीज का विकास फल और बीज का विकास कैसे होता है? निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित होता है। देखो मैंने अभी आपको क्या बताया? निषेचन हो जाता है, उसके बाद जो अंडाशय सॉरी वो किसके अंदर बेटा? फल में। जैसे आप एप्पल खाते हो, सब खाते हो, उसमें विकसित होता है। जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियाँ सब मुरझाकर गिर जाती है। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है और जो अंडाशय था वहां से किसका निर्माण हो रहा है बेटा? फल का। बीज में एक भ्रूण होता है और बीच में क्या होता है? एक भ्रूण होता है। देखो बीजांड से बीज विकसित होते हैं। अब जो हमारे बीजांड थे हमने देखे थे, उसके अंदर ऐसे गोल गोल बहुत सारे बीजांड थे, उससे किसका निर्माण होता है बेटा? बीज का। बीज में एक भ्रूण होता है। जो बीज होता है उसमें क्या होता है बेटा? एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर होता है। देखो आपको यहाँ एप्पल दिखाई दे रहा है, इस एप्पल को आप खाते हो तो बेटा इसके अंदर कुछ इस तरह का बीज दिखाई दे रहा है। सेब का एक भाग है, ये बादाम है, बादाम में भी बीज होती है और सेब के उसमें भी क्या होता है बेटा? बीज होते हैं। वो क्या होता है? एक भ्रूण होता है। कुछ फल गुदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट। आपने देख रखे हैं ना बेटा, कुछ तो बहुत सॉफ्ट होते हैं और कुछ क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। अब बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसा बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी वन अथवा खेत पर या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपके अपने वस्त्रों पर फलों के बीज क्या हो जाते हैं बेटा? चिपक जाते हैं और वो क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और वहाँ पर नए पादप को उगाते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहा जाता है बेटा? प्रकीर्णन। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग जाए। क्या बोल रहे कि कल्पना करो कि किसी पादप के सभी बीज क्या हो? एक स्थान पर गिरकर क्या हो जाए? वहीं उग जाए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? तो देखो पादप के नए उगे पौधों के बीच धूप, जल, खनिज और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। अब मुझे बताओ कि जो भी पादप यदि दूर दूर होगा तो उसकी वृद्धि अच्छे से होगी और यदि वो गुच्छे में होगा तो उसकी वृद्धि अच्छे से होगी नहीं, क्योंकि उनको धूप नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा। संभवतः उसमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि स्वस्थ जो संभवतः क्या होगा? उसमें से कोई भी पादप स्वस्थ नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इसके एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन मतलब दूर दूर उसका प्रकीर्णन हो रहा है, उससे उनको फायदा होता है। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में विस्तृत होने में सहायक करते हैं ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो। और जो ये प्रकीर्णन है
वो उनको बताते हैं वो कि उनको नए स्थान में कैसे करना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको सोहनजिन और द्विफल, ड्रमस्टिक और मैपल दोनों के बीज बता रखे, दिख रहे बेटा, ये पंख है और बीज आपने देखा है ना। कुछ का प्रकीर्णन कैसे होता है बेटा, उड़कर, जैसे मैंने आपको सूर्यमुखी का भी बोला है। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। मैंने आपको बताया प्रकीर्णन किससे होता है बेटा, पवन से, जल से या जंतुओं से। सहजन तथा द्विफल, मैपल जैसे पादपों के पंख युक्त बीज, घासों के हल्के बीज और मदार के रोम युक्त बीज और सूरजमुखी, देखो आया बेटा, सूरजमुखी के रोम युक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर चले जाते। आपने देखा ना बेटा, सफ़ेद सफ़ेद कलर का हमको है ना, आकाश में कुछ उड़ता हुआ नजर आता है, उसमें काले रंग का बीज होते हैं, तो वो किसके होते हैं, ये सूरजमुखी के। ऐसे बीजों अथवा फिर देखो, कुछ जो होते हैं वो जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीज अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं ताकि वो जल पर आसानी से तैर सके और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सके। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, जैसे कांटेदार बीज, जिसमें क्या होती है बेटा, हुक जैसी संरचना होती है। कैसी होती है बेटा, हुक जैसी संरचना होती है, और वो हुक जैसी संरचना जंतुओं के शरीर पर चिपक जाती है और जंतु जहाँ दूर स्थान तक जाते हैं उनको ले जाते हैं। उदाहरण है आपका इसका यूरेना और जेंथियम। तो देखो बेटा, यहाँ जेंथियम दिख रहा है आपको, ये हुक जैसी संरचनाएं होती है। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फटते हैं, जिसके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। अरंड और बालसम, बेटा आपने अरंडी का पेड़ भी देखा होगा, तो उसके अंदर जो बीज होता है वो क्या होता है, पकने के बाद झटके से खुलता है। कैसे, ऐसे करके झटके से खुलता है, तो उसके जो बीज होते हैं वो दूर जाकर गिरते हैं और वहाँ प्रकीर्णित होते हैं। तो बेटा आपको लैंगिक जनन समझ में आया। हमने लैंगिक जनन पढ़ा, परागण पढ़ा, स्व पर परागण पढ़ा, निषेचन पढ़ा, और फिर हमने देखा कि बीजों का प्रकीर्णन जल, पवन और बीजों के जंतुओं के माध्यम से होता है। तो आपको ये समझ में आया। धन्यवाद बच्चों।